नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की बुक मध्यकालीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ चल रही थी, जिसमें हम अभी मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के शासनकाल के बारे में पढ़ा। आज हम दूसरे अफ़गान वंश, सूर वंश, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी, तो शेरशाह सूरी से संबंधित, सूर वंश से संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इसके पश्चात हम पुनः मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, अकबर से लेकर। तो करते हैं आज की क्लास को सूर वंश के साथ शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला व बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला व बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? शेर खान ने। ए नंबर ऑप्शन। शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद था। उसके पिता का नाम मियां हसन था। उसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी और मौलवी का पद प्राप्त किया। 1497 में मियां हसन ने बिहार में शाहाबाद की अपनी जागीर फरीद को दे दी। एक शेर को एक ही वार में ढेर करने के कारण दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। 1528 में उसने चंदेरे के युद्ध में बाबर की ओर से भाग लिया। वहां से वह पुनः बहार खान लोहानी उर्फ मोहम्मद खान लोहानी की शरण में चला गया। बा बहार खां की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी दूदू बीवी ने उसे अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक अतालिक नियुक्त किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर के हाथों अफगानों की पराजय के बाद महमूद लोदी रणक्षेत्र से भाग निकला और शेर खां ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो जलाल खां को दक्षिणी बिहार बिहार का शासक व शेर खां को उसका सहायक स्वीकार कर लिया। दूदू बीवी की मृत्यु के बाद लोहानी सरदारों ने शेर खां की बढ़ती शक्ति से निपटने के लिए बंगाल के नुसरत शाह से मदद मांगी, लेकिन शेर खां ने उसे परास्त कर दिया और हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में विजय के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? शेरशाह सूरी के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला कि कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना। कन्नौज के युद्ध के बाद वह भारत का शासक बना। उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके 47 सरकारों में विभक्त किया, जो सीधे उसके नियंत्रण में थी। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चुनार का पतन कब किया गया था? 1538 में। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। तीसरा, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और रायसीन पर विजय प्राप्त की थी 1543 के अंदर। तो चुनार का पतन 1538, गिरी सुमेल का 1544, चौसा का युद्ध 1539 और रायसीन पर विजय 1543। ए, डी, बी और सी, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्बास खां शेरवानी ने किस शासक के काल के संबंध में कहा कि एक बुढ़िया स्वर्ण आभूषणों की टोकरी सिर पर लाए यात्रा पर निकली, तब भी किसी चोर या लुटेरे की उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं हुई थी? तो यह कहा था शेरशाह सूरी के शासनकाल के बारे में। तो शेरशाह, बे नंबर ऑप्शन। शेरशाह न्याय को दृढ़ता और निष्पक्षता से लागू करवाता था। उसने सुल्तानुल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी। उसकी न्यायप्रियता के बारे में अब्बास खां का यह कथन उल्लेखनीय है कि वह सदा उत्पीड़ित और अन्याय मांगने वाले वादी के बारे में वास्तविक सच्चाई क्या है, पहले इसकी जांच पड़ताल कर लेता था। उसने कभी उत्पीड़कों या अत्याचारियों का पक्ष नहीं लिया, चाहे वे उसके निकट संबंधी हो या उसके लाडले बेटे हो, चाहे वे प्रतिष्ठित अमीर हो या उसके कुनबे के लोग हो। उसने सजा अ, देने में उत्पीड़क को सजा देने के मामले में न तो देरी की और न नर्म दिली दिखाई।
न्याय के प्रति ऐसी चिंता का असर होना ही था, जिसके बारे में अब्बास खान ने बढ़ा चढ़ाकर कहा है। एक जरासीन मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर सरुणा आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़ी। तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। उसका फौजी प्रशासन और भी कारगर था। घोड़ों को दागने की प्रथा 12वीं शताब्दी में सल्जुक ने शुरू की थी, किंतु शेरशाह ने पहले यदि किसी भारतीय शासक ने इसे लागू किया तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। शेरशाह ने इसे कड़ाई से जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहला है कि शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले साम्राज्य की स्थापना की थी, तो यह बात है जो गलत है। दूसरा है कि उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया था। शेरशाह ने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया। प्रशासक में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यावहारिक ज्ञान का द्योतक है। इसने प्रशासन में हिंदवी भाषा का भी प्रयोग किया था। उसने सोने के सिक्कों का चलन समाप्त किया, तो सोने के सिक्कों का चलन समाप्त नहीं किया था। 4 नंबर भी इसका गलत है। 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर प्रत्येक 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण करवाया। यहाँ यात्री बिस्तर और पक्का भोजन प्राप्त कर सकते थे। हम बिना पक्के भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था की। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यह शासक कौन था? तो यह शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह एक महान भवन निर्माता और मार्ग निर्माता दोनों था। उसने उसके द्वारा बनवाई गई 4 बड़ी सड़कें राजपथ या राजमार्ग प्रसिद्ध है। एक मार्ग बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर आगरा, दिल्ली और लाहौर होता हुआ सिंधु नदी तक गया। दूसरा आगरा से मांडू तक, तीसरा आगरा से जोधपुर होता हुआ चित्तौड़ तक और चौथा लाहौर से मुल्तान तक। उसने सड़कों के दोनों ओर फलदार और छायादार वृक्ष लगवाए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सराय बनवाई, जिनकी कुल संख्या 1700 थी, जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग खाने पीने और रह ठहरने की व्यवस्था थी। वहाँ घोड़ों और दुधारू पशुओं के लिए दाना और घास मिलता था। इन सरायों में शांति स्थापना के लिए पुलिस वाले रहते थे। प्रत्येक सराय में डाक लाने ले जाने के लिए 2 घोड़े तैनात रहते थे, जो शाही घुड़सवार डाकियों के काम में आते थे। शेरशाह ने प्रवेश के स्थान पर और बिक्री के स्थान पर लगने वाले 2 शुल्कों को छोड़कर अन्य प्रकार के सभी शुल्क हटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि उसने नागरिक प्रशासन की प्रणाली को संगठित किया। उसने नागरिक प्रशासन की प्रणाली को संगठित किया, सही है। उसने रुपया जारी किया जो 20वीं सदी तक प्रयोग किया जाता रहा था। उसने नहरों द्वारा सिंचाई प्रणाली का शुभारंभ किया। तो नहरों द्वारा सिंचाई प्रणाली का शुभारंभ तो फिरोज शाह तुगलक के समय, गयासुद्दीन तुगलक के समय ही हो गया था। 6 नंबर ऑप्शन गलत है। उसने दरिद्रों व अपाहिजों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर का विकास किया और उन्हें गुजारा भत्ता दिया, तो यह भी सही है। उसने दरिद्रों व अपाहिजों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर का विकास किया और उन्हें गुजारा भत्ता दिया, तो ए, बे और दे सही है। 6 नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह ऐसा प्रशासक था जिसमें मौलिकता थी और जिसने अनजाने ही मुगलों के प्रशासनिक तंत्र का ऐसा ढांचा तैयार किया जिसे मुगल स्वयं बनाने में असमर्थ रहे, भले ही उन्होंने राजतंत्र के लिए एक नए आदर्श को प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की हो। शेरशाह ऐसा प्रशासक था जिसमें मौलिकता थी और जिसने अनजाने ही मुगलों के लिए प्रशासनिक तंत्र का ऐसा ढांचा तैयार कर दिया था जिसे मुगल स्वयं बनाने में असमर्थ रहे, भले ही उन्होंने राजतंत्र के लिए एक नए आदर्श को प्रस्तुत किया करने में सफलता प्राप्त की थी। उपरोक्त कथन कौन से इतिहासकार का है? रासब्रुक विलियम्स का। यह तैमूरी खानदान का दुर्लभ सौभाग्य था कि वह अंततः अपनी विजय की विरासत पुनः प्राप्त करने में सफल रहा।
विरासत जिसे अफगान शेरशाह ने सुदृढ़ किया। शेरशाह ऐसा प्रशासक था जिसमें मौलिकता थी और जिसने अनजाने ही मुगलों के लिए प्रशासनिक तंत्र का ऐसा ढांचा तैयार कर दिया था जिसे मुगल स्वयं बनाने में असमर्थ रहते। भले ही उन्होंने राजतंत्र के लिए एक नए आदर्श को प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की थी। भारत में द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में दूसरे अफ़गान साम्राज्य की स्थापना की। पहले अफ़गान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मैं इन मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। किसका कथन था? शेरशाह सूरी का। शेरशाह ने कहा था कि अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मैं इन मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। वे हमसे बेहतर लड़ाके नहीं हैं, किंतु हमारे आपसी मतभेदों के कारण सत्ता हमारे हाथ से खिसक कर उनके हाथ में चली गई। मैं मुगलों के बीच रहा हूँ, उनके व्यवहार को बारीकी से देखा है और पाया है कि उनमें व्यवस्था और अनुशासन की कमी है। उसकी उनकी अगुवाई का दम भरने वाले उनसे खानदान और ओहदे के घमंड में चूर रहने के कारण निगरानी के फर्ज को ठीक से अंजाम नहीं देते और सब कुछ मातहतों पर छोड़ देते हैं जिन पर वे आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। ये मातहत अत्यंत भ्रष्ट है। उन्हें अपने निजी फायदे की फिक्र होती है और वे सिपाही और शहरी दुश्मन और दोस्त में कोई फर्क नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये शरारती लोग खजाने में कभी पैसे खर्च नहीं करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमजोर व गरीब किसानों से बलपूर्वक धन लेते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? शेरशाह सूरी का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह व हसन खां सूर के मकबरे का वास्तुकार कौन था? शेरशाह व हसन खां सूर के मकबरे का वास्तुकार कौन था? अलीवल खान। बे नंबर ऑप्शन। शेरशाह का मकबरा अलीवल खान, हसन खां सूर का मकबरा अलीवल खान, ताजमहल अहमद लाहौरी व ईसा खान और हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा अंग्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? शेरशाह का चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? 178 ग्रेन का। रुपया या रुपया की शुरुआत का श्रेय शेरशाह को जाता है। शेरशाह को सुधरी हुई मुद्रा पद्धति स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? शेरशाह सूरी के बारे में जो कथन दे रखे हैं इन कथनों में से कौन कौन से कथन है जो सही कथन है? सबसे पहला कि उसने उसके किसी भी सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित नहीं है। तो शेरशाह सूरी के सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित है। ए नंबर ऑप्शन गलत है। शेरशाह के सिक्कों पर स्वयं का नाम अंकित नहीं है, तो स्वयं का नाम भी अंकित है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा कि शेरशाह ने 165, 175 व 185 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए थे। तो शेरशाह ने जो सोने के सिक्के जारी किए थे 175 ग्रेन के, 178 ग्रेन के, 165, 175 और 185 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। इन शेरशाह ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे, इसके अलावा तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो स नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। द नंबर ऑप्शन। शेरशाह कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित हैं। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर जो पहले 4 खलीफा थे उन 4 खलीफाओं के नाम अंकित है। तो यह बात है जो सही है। तो सत्य कथन पूछा है द नंबर ऑप्शन। शेरशाह के 2 प्रकार के सिक्के मुख्य है। चांदी का 178 ग्राम का और तांबे का 380 ग्राम का। चांदी का सिक्का नहीं था, अरे सॉरी, सोने का सिक्का नहीं था। उसने टकसालों की संख्या बढ़ाकर 23 कर दी। इनमें से कुछ स्थानों पर थी, उनके नाम है आगरा, ग्वालियर, उज्जैन, लखनऊ, शेरगढ़, सासाराम, आबू शक्कर, बक्कर, सिंध। इन टकसाल वाले स्थान नामों से पता चलता है और उनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीख ए दौलत ए शेरशाही के रचयिता कौन थे? हसन खां। तारीख ए दौलत ए शेरशाही, हसन खां। इसे सिर्फ दौलत ए शेरशाही भी कहते हैं। तारीख ए शेरशाही अब्बास का सरवानी की रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह ने कृषि भूमि के मापन कार्य किसे सौंपा था? शेरशाह ने कृषि भूमि के मापन का कार्य किसे सौंपा था? अहमद खां को। बे नंबर ऑप्शन। दो प्रथाएं जिन्हें साझेदारी, गल्लाबख्शी और मापन जरीब कहते हैं, पुरानी प्रथाएं थी और चली आ रही थी। उनमें शेरशाह ने दखल अंदाजी नहीं की। हाँ, उसने उनकी क्रियाविधि को व्यवस्थित अवश्य किया। उसने जमीनों के नक्शे बनवाए, काश्तकारी और मिल्कियत का वर्गीकरण करवाया। दौलत ए शेरशाही के फरमान संख्या 10 से पता चलता है कि कृषि भूमि और कृषि अयोग्य पड़त भूमि के मापन का कार्य अहमद खां को सौंपा गया था। उसने यह काम ब्राह्मणों की मदद से पूरा किया। इस सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर, खसरा खतौनी, तैयार किया गया था, जिसमें मालिक मालिक के अधिकारों और सारी खेतीहर जमीनों के माप और उनकी किस्में दर्ज की गई थी। मापन कार्य के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी काम में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के मालवा पर अधिकार के समय वहां का शासक कौन था? शेरशाह के मालवा पर अधिकार के समय वहां का शासक कौन था? कादिर शाह। बे नंबर ऑप्शन। फारसी सूत्रों के अनुसार फारसी सूत्रों के अनुसार मालवा विजय के पीछे सामान्यतः व्यक्तिगत बदले की भावना को ही दर्शाया गया है। अब्बासी सरवानी का मत है कि शेरशाह ने मालवा पर इस कारण चढ़ाई की कि उसे मालवा के शासकों से पुराना बैर निकालना था। मालवा के शासकों ने उसके पुत्र कुतुब शाह की सहायता नहीं की थी। निजामुद्दीन और फरिश्ता के अनुसार शेरशाह मल्लू खान कादिर शाह से अप्रसन्न था। मल्लू खान ने न केवल मांडू पर अधिकार करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, अपितु शेरशाह को अपमानजनक पत्र भी लिखे थे, जिन पर उसकी अपनी मुहर थी। मालवा पर आक्रमण करने के पीछे कुछ सीमा तक व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, किंतु इसके वास्तविक कारण राजनीतिक थे। मालवा के सरदार, विशेष रूप से मल्लू खान, सदैव शेरशाह के विरोधी रहे। संभव था कि हुमायूं के भारत लौट आने को स्थिति में सरदार लोग हुमायूं से मिल जाते। शेरशाह मालवा अभियान पर निकल पड़ा। ग्वालियर उसके मार्ग में पड़ता है। अब्दुल कासिम ने उसे दुर्ग सौंप दिया। रायसेन के पूरनमल ने भी शेरशाह के सम्मुख समर्पण कर दिया था। उसे शेरशाह ने सम्मानित करके वापस भेज दिया। छोटा भाई चतुर्भुज शेरशाह की सेवा में रह गया। जब शेरशाह मालवा में दाखिल हुआ तो कादिर शाह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। उसने सारा खजाना और साज सामान शेरशाह ने अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के ही मालवा पर शेरशाह का अधिकार हो गया। शेरशाह ने मालवा में नए सिरे से प्रशासनिक प्रबंधन किए। सुजात खान, राजी खान और जुनैद खान को क्रमशः ओडिया और सतवास, मांडू और धार का प्रभार सौंपा गया। इस प्रकार रायसेन को छोड़कर शेष मालवा अफगानों के अधिकार में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह ने रणथंबोर के किले का प्रभार किसे सौंपा? शेरशाह ने रणथंबोर के किले का प्रभार किसे सौंपा था? आदिल खान को। बे नंबर ऑप्शन। मालवा से लौटते समय शेरशाह रणथंबोर होकर गुजरा और वहां के किले का आधिपत्य स्वीकार किया। अपने सबसे बड़े पुत्र आदिल खां को उसने किले का दायित्व सौंपा था। मार्च 1543 में शेरशाह ने रायसेन पर चढ़ाई कर दी। वहां का शासक पूर्णमल पहले ही शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर चुका था, किंतु शेरशाह जानता था कि जब तक रायसेन पर कब्जा न कर लिया जाए और पूर्वी मालवा में राजपूतों की शक्ति को कुचल न दिया जाए, तब तक उसकी मालवा की विजय अधूरी रहेगी। रायसेन 4 महीने तक शेरशाह के घेरे का सामना कर सका। पूर्णमल ने संधि का प्रस्ताव किया, जिसे शेरशाह ने स्वीकार कर लिया, किंतु जब पूर्णमल किला खाली करके कुछ दूर ही जा पाया था, अपने विश्वासघाती स्वभाव के अनुरूप शेरशाह ने रात में राजपूतों पर हमला करके नरसंहार कर डाला। राजपूतियों ने जोहर कर लिया और राजपूत आखिरी दम तक लड़ते हुए मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों को क्षति न पहुंचाने और यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना में और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उनकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया?
साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा गया था। तो यह कहा गया था शेरशाह ने। शेरशाह ने ही यह आदेश शेरशाह ने यह आदेश भी दिया कि जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के अनुरूप भोजन भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू को अनाज व पानी दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? शेरशाह के समय कौन से विभाग का अध्यक्ष जो राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? दीवान ए वजारत। द नंबर ऑप्शन। शेरशाह के प्रशासन में रे या राय का अर्थ था। शेरशाह के प्रशासन में रे या राय का क्या अर्थ था? राजस्व की राज्य की भू राजस्व मांग। शेरशाह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राई या निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची का लागू किया जाना था। पैदावार की किस्म के आधार पर दोनों मौसमों की सभी प्रकार की मुख्य फसलों की एक एक बीघा अच्छी, मझोली और खराब भूमि की पैदावार के आंकड़ों को प्रति बीघा औसत पैदावार की गणना के लिए एकत्र किया जाता और जो औसत निकलता उसका तीसरा हिस्सा 1/3 कर दिया जाता। यही 1/3 हिस्सा निर्धारण कर अर्थात शासन की मांग माना जाता था। पैदावार का कितना हिस्सा राजस्व के रूप में राज्य को जाता, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कानूनगो और कुरैशी कानूनगो और कुरैशी मानते हैं कि शेरशाह पैदावार का 1/4 भाग लेता था। कानूनगो का मत मखजान ए अफगीन में दी गई सूचना पर आधारित है, जहां शेरशाह ने हैबत खां को लिखा था कि मुल्तान से पैदावार का 1/4 हिस्सा लेना लेना है। वह अबुल फजल के इस कथन पर भी विश्वास करता है कि शेरशाह की दर्रे सबसे कम थी और अकबर ने उसे बढ़ाकर 1/3 कर दिया। मोरलैंड ने कानूनगो के उन तर्कों का खंडन किया जिन्हें उसने मखजान अफगीन और अबुल फजल से उठाया है। मोरलैंड मानता है मोरलैंड मानता है कि मुल्तान के प्रति शेरशाह ने सदा ही पक्षपात का रुख अपनाया। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सारे साम्राज्य के प्रति शेरशाह का वैसा ही रुख रहा था। परमात्मा शरण मोरलैंड से सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि शेरशाह की राय को अकबर ने भी अपना लिया था। पी शरण राय शब्द के अर्थ की व्याख्या करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्य की मांग 1/3 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के काल में जरीबाना व मुहासिलाना की दरें क्रमशः कितनी थी? शेरशाह के काल में जरीबाना और मुहासिलाना की दरें कितनी थी? जरीबाना की 2.5% और मुहासिलाना की 5%। कृषक को जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना या कर संग्रह शुल्क भी चुकाने पड़ते थे, जिनकी दरें क्रमशः भू राजस्व की 2.5% और 5% थी। हसन खां के अनुसार 2.5% आकस्मिक आपदा कर भी लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कि किसानों को पट्टे बांटे जाते थे, किसानों को कबूलियत लिखना होता था, सूखे या अकाल के समय लगान में छूट मिलती थी, कुएं खुदवाने के लिए ऋण दिया जाता था। तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। द नंबर ऑप्शन। शेरशाह किसानों को पट्टे बांटता था जिनमें भूमि की किस्म और अलग-अलग फसलों के लिए लगान की दरें दी हुई थी। किसान किसान क कबूलियत लिखता था जिसमें राज्य की मालगुजारी की मांग के अनुसार राशि अदा करने का वादा किया जाता था। उसने भूमि सुधार को प्रोत्साहन दिया, सूखा या अकाल पड़ने की हालात में लगान में छूट या माफी दी, संकट के समय और कुएं खुदवाने के लिए किसान को धन उधार दिया तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए नहरी सिंचाई की व्यवस्था लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रचना के अनुसार शेरशाह के समय मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता न करने के कारण हुमायूं के अधिकारियों द्वारा मारवाड़ सीमा के अंतर्गत गो हत्या करना था? किस रचना के अनुसार शेरशाह के समय मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता न करने के कारण हुमायूं के अधिकारियों द्वारा मारवाड़ सीमा के अंतर्गत गो हत्या करना था? वीर विनोद। ए नंबर ऑप्शन। वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास
के अनुसार हुमायूं के अधिकारियों ने मारवाड़ की सीमा के भीतर गो हत्या की थी, जिससे राजपूतों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। यही कारण था कि मालदेव का व्यवहार हुमायूं के प्रति बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने काजी फजीलात को अमीन ए बंगाल नियुक्त किया? किसने जो काजी फजीलात को अमीन ए बंगाल नियुक्त किया था? शेरशाह ने। ए नंबर ऑप्शन। कानूनगो के अनुसार शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था। उसकी उनकी मान्यता है कि शेरशाह के बंगाल में पूर्णतः नया तंत्र स्थापित किया था, जो साम्राज्य के शेष भागों के प्रशासन का आधार बना। उसने बंगाल को 19 उप प्रभागों में विभाजित किया। उसने काजी फजीलात को, जो काजी फजीहत के नाम से भी ज्यादा जाना जाता था, बंगाल का वायसराय या अमीन ए बंगाल नियुक्त किया। पूरे प्रांत की रक्षा का भार अमीन पर था। अब्बास सरवानी अब्बास सरवानी और बंदायूनी दोनों ने ही काजी फजीलात को बंगाल का अमीन बनाए रखने का जिक्र किया है। काजी फजीलात एक बार दिल्ली का भी अमीन बना था। प्रांत के शीर्षस्थ अधिकारी कहीं हकीम, कहीं अमीन या फौजदार कहलाते थे। पंजाब के हैबत खान को 1 लाख की फौज रखने तथा जागीरें बांटने का अधिकार था। अजमेर के सूबेदार खवास खान के पास 26,000 की फौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का अंतिम अभियान था। शेरशाह का अंतिम अभियान कौन सा था? कालिंजर के खिलाफ। बे नंबर ऑप्शन। शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध था। कीर्ति सिंह ने वीर भानु को शरण प्रदान की। वीर भानु भारा का शासक था, जो हुमायूं के प्रति मैत्री भाव रखता था और जिसने शेरशाह की अधीनता अस्वीकार कर दी। जब कीर्ति सिंह ने वीर भानु को सौंपना स्वीकार नहीं किया, तो शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। कालिंजर का घेरा लगभग 3 माह तक चला, जिसके दौरान किले की दीवारों पर सबतों और सड़कों से भारी गोलीबारी की जाती थी। ऐसी गोलीबारी के बीच शेरशाह बुरी तरह जल गया। वह ऊका नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, जो किले की दीवार से टकराकर वापस लौटा और बड़े ज्वलनशील पदार्थ के ढेर पर गिर पड़ा, किंतु मरने से पूर्व शेरशाह को जीत का समाचार मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह ने किसे अपना वारिस नियुक्त किया था? शेरशाह ने किसे अपना वारिस नियुक्त किया था? आदिल शाह को। ए नंबर ऑप्शन। शेरशाह ने अपने सबसे बड़े पुत्र आदिल शाह या आदिल खान को अपनी गद्दी का वारिस बनाया था, किंतु शेरशाह की मृत्यु के पश्चात सरदारों ने आदिल की नामजदगी की परवाह किए बिना जलाल खान को वरीयता दी। जलाल खान योग्य भी माना जाता है और वह कालिंजर के निकट उपस्थित था। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में ही हुई थी। आरंभ में थोड़ी अनिच्छा दर्शाने के बाद जलाल खान गद्दी पर बैठ गया और इसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर ली। अतः जलाल खान सलीम शाह सूर्य या इस्लाम शाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम शाह ने किसे सोने की जंजीर और संदेश देकर आदिल खान के पास भेजा और वह इस जंजीर से बंधवाकर राजधानी में उपस्थित हो? इस्लाम शाह ने किसे सोने की जंजीर और संदेश देकर आदिल खान के पास भेजा था कि वह इस जंजीर से बंधवाकर राजधानी में उपस्थित हो? गाजी महाली के पास। इस्लाम शाह ने गाजी महाली को सोने की जंजीर और यह संदेश देकर आदिल खान के पास भेजा कि वह अपने आप को इस जंजीर में बंधवाकर राजधानी में उपस्थित हो, जहां स्वयं सुल्तान उसे बंधन से मुक्त करेगा। यदि आदिल खान की निष्ठा का प्रमाण होगा यही आदिल खान की निष्ठा का प्रमाण होगा। आदिल खान ने विद्रोह कर दिया और दूत को जंजीरों में बंधवाकर वापस भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम शाह के उपरांत शासक बनने वाला उसका पुत्र जिसकी तीसरे दिन ही हत्या कर दी गई। इस्लाम शाह के बाद शासक बनने वाला उसका पुत्र जिसकी तीसरे दिन ही हत्या कर दी थी वह था फिरोज। अब बे नंबर ऑप्शन। इस्लाम शाह के 12 वर्षीय पुत्र फिरोज को गद्दी पर बैठाया गया, किंतु 2 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खान ने उसकी हत्या कर दी और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के नाम से स्वयं गद्दी पर बैठ गया। उसने अपने लोगों को प्रश्य देकर इस्लाम शाह के कृपा पात्रों को रास्तों से हटाया।
बदायूंनी के अनुसार एक भगत बालक को मुजाहिद खान की पदवी देकर 10,000 सवारों का नायक बना दिया। सूर साम्राज्य में हेमू सर्वोच्च पद पर पहुंचा। फिरोज खान के प्रति संरक्षक रिजेंट ताज खान किरानी ने मोहम्मद आदिल शाह का विरोध किया। जब मोहम्मद आदिल शाह ने उससे निपटने के लिए पूर्व की ओर कूच किया तो उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपने आप को सुल्तान इब्राहिम सूर घोषित कर दिया। आदिल शाह ने चुनार को अपना मुख्यालय बनाया। तब अहमद खां सूर ने इब्राहिम खान सूर से प्रभुसत्ता छीन ली और स्वयं सुल्तान सिकंदर सूर कहलाया। इस स्थिति का लाभ उठाकर हुमायूं ने पंजाब पर चढ़ाई कर दी। उसने सिकंदर शाह सूर को पराजित किया और लाहौर, दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबत खान, खवास खान व ईसा खान ने किसके काल में विद्रोह किया जो नियाजी विद्रोह के नाम से जाना जाता है? हैबत खान, खवास खान व ईसा खान ने किसके काल में विद्रोह किया जो नियाजी विद्रोह के नाम से जाना जाता है? इस्लाम शाह के काल में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दे रखे हैं, अभिकथन और उसका तर्क। इसमें से कौन कौन से सही है और कौन से गलत है? पहला कि इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा जो स्थापित शासन व्यवस्था थी वह अव्यवस्थित हो गई, यह सही है। दूसरा कि अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया था, यह भी सही है, लेकिन यह तर्क है जो इस कथन की व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को अकबर का अग्रगामी माना जाता है? कौन से शासक को अकबर का अग्रगामी माना जाता है? तो अकबर का अग्रगामी माना जाता है शेरशाह सूरी को। बे नंबर ऑप्शन। प्रशासन संबंधी कार्यों के कारण शेरशाह को अकबर का अग्रगामी माना जाता है। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ने शेरशाह को अकबर का गुरु माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मजीत गौड़ निम्नलिखित में से किसका सेनापति था? अब ब्रह्मजीत गौड़ किसका सेनापति था? शेरशाह सूरी का। दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है? कौन सा मकबरा झील के बीच एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है? शेरशाह सूर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया? कौन से शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया था? शेरशाह ने। बे नंबर ऑप्शन। शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? कौन सा जो असत्य कथन है? पहला कि भू राजस्व की दर 1/3 निर्धारित की गई, भूमि की पैमाइश करवाई गई, दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना मस्जिद बनवाई, दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना मस्जिद बनाई, सासाराम में एक किला बनवाया। तो सासाराम में किला शेरशाह सूरी ने नहीं बनवाया था। ड नंबर ऑप्शन गलत है, ए, ब और स सही है। शेरशाह के काल में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी के काल की प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा प्रांत, सबसे बड़ा केंद्र, केंद्र से फिर प्रांत, प्रांत के पश्चात सरकार, सरकार को जो परगनों में बांटा गया और परगनों को जो गांव में बांटा गया। सरकार जो वर्तमान जिले के अनुसार, प्रांत जो गांव का समूह या तहसील स्तर का मान सकते हैं। सरकार को परगनों में और परगनों को जो गांव में विभक्त किया गया था। तो 1, 3, 2 और 4, 6 नंबर ऑप्शन। प्रांत, सरकार, परगना और गांव। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार उप प्रभागों को इक्ता कहा जाता था और ये मुगलकालीन सूबों जैसे ही थे। कानूनगो के अनुसार सरकार से बड़ी इकाई अस्तित्व में नहीं थी। इक्ते भी सरकारों परगनों में बंटे हुए थे और इनकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव थी। शासन की दोहरी व्यवस्था थी। सरकार के स्तर पर सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान होते थे। मुख्य सिकदार सामान्यतः सैन्य योग्यता रखने वाला अधिकारी होता था। उसके पास फौजी टुकड़ियां होती थी और वह कानून और व्यवस्था को लागू करता था। वह नागरिक प्रशासन का प्रभारी होता था और उसे फौजदारी मामले निपटाने पड़ते थे। अपराधी का पता लगाने और उसे दंडित करने के मामले में स्थानीय
जिम्मेदारी का सिद्धांत माना जाता था। इसलिए यदि अपराधी पेश नहीं किया जाता, तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुकदम अथवा गांव के मुखिया की मानी जाती थी। सदर मुंसिफ मालगुजारी के मामले, जिनमें मालगुजारी वसूलना और उसका हिसाब किताब रखना सम्मिलित था, देखना था कि वह दीवानी मुकदमे भी निपटाता था और शायद इनकी सुनवाई के लिए दौरे भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूर्य के काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी परगना स्तर से संबंधित नहीं था? शेरशाह सूर्य के काल में कौन सा अधिकारी परगना स्तर से संबंधित नहीं था? तो मुंसिफ, सिकदार और कारकुन, ये तीनों परगने स्तर के थे। मुकदमा जो ग्रामीण स्तर का, गांव स्तर का अधिकारी होता था। सिकदारों और मुंसिफों के कार्य ठीक वैसे ही थे जैसे सरकार के स्तर पर उनके समक्ष अधिकारियों के थे। हाँ, इनकी सहायता के लिए अधीनस्थ अमला भी होता था। हर परगने में सिकदार और मुंसिफ के साथ एक कारकुन होता था। हर परगने में कानून को होता था, जो शासन को परगने के हालात से वाकिफ कराता था। ऐसा लगता है कि सिकदार की सहायता करने के लिए एक राजस्व लिपिक होता था, जिसे कारकुन कहते थे। जो धन इकट्ठा होता था, उसे खजानदार के पास जमा करवाया जाता था, जिसे फौतदार भी कहते हैं। गांव की सीमाओं और खेती की जमीनों की नापजोख करने के लिए शासन की ओर से अमीन नियुक्त किए जाते थे। ये अमीन पैमाइश कर जोत संबंधी झगड़ों को भी निपटाते थे। आरपी त्रिपाठी की मान्यता है कि कानूनगो की नियुक्ति शासन नहीं करता था, वे तो मुकदमों जैसे ही होते थे। अर्थात ऐसी पुश्तैनी पेशेवर अर्ध शासकीय कर्मचारी होते थे, जो कृषि और कृषकों की वर्तमान और भूतकालीन स्थितियों का लेखा जोखा रखते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसमें एक पटवारी और एक मुकदम होते थे। पटवारी का काम किसानों और उनकी जोतों के बारे में अभिलेख रखना होता था, जबकि मुकदम उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाली जनता से राजस्व वसूल कर शासन को सौंप देता था। परगनों और सरकारों के अमले में तबादले होते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भू राजस्व हेतु मापन और साझेदारी बटाई दोनों प्रथाएं प्रचलित रही थी। अभियानों के दौरान उसका विजयी दल खेतीबाड़ी न उजाड़ दे, इसका विशेष ध्यान रखा जाता था। वह किसानों से लिखित कबूलियत लेता था। जमीन मापन निःशुल्क करता था। तो जमीन मापन निःशुल्क नहीं, बल्कि इसके लिए टैक्स देना होता था। जमीन मापन का शुल्क था, जिसे जरीमाना कहा जाता था, वह टैक्स लिया जाता था। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तो फरीद किसानों से लिखित कबूलियत लेता था और उसके उसने मापन का शुल्क, जरीमाना तथा कर वसूली शुल्क, मुहासिलाना दोनों तय कर रखे थे। किसानों की भलाई के लिए शेरशाह ने जो विनियम बनाए थे, उनमें से एक के बारे में अब्बास खां यूं कहते हैं कि उसका विजयी सैन्य दल लोगों की खेतीबाड़ी न उजाड़ दे, और जब वह सेना के साथ कूच करता था तो स्वयं खेतीबाड़ी की हालत देखता जाता और घुड़सवारों को चारों ओर यह देखने के लिए फैला देता था कि सेना के जवान किसानों के खेतों का अतिक्रमण न करने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं। दो कथन है, इनमें से बताना कि कौन कौन से कथन है जो सही है। पहला कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फकीर था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फकीर था, तो यह बात गलत है। दूसरा कि दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी, यह बात है जो सही है। उसके बचपन का नाम फकीर नहीं, बल्कि उसके बचपन का जो नाम था वह था फरीद। बचपन के नाम फरीद था, इसलिए एक नंबर ऑप्शन गलत है और दूसरा सही है। केवल दो सही। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों उनकी तारीखों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युद्ध और उनकी तारीखों में कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले है दादरा का युद्ध। दादरा का युद्ध 1532 में। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 के अंदर है।
चौसा का युद्ध 1537। तो चौसा का युद्ध 1537 में नहीं बल्कि 1539 ईस्वी में हुआ था। स नंबर ऑप्शन इसका गलत है। कनौज का युद्ध 1540 में। तो ए, बे और दे सही है। स नंबर इसका गलत होगा। दादरा या दोहरिया का युद्ध 1532 में महमूद लोदी व हुमायूं के बीच। इस युद्ध में हुमायूं ने विजय प्राप्त की। शेरशाह सूरी ने महमूद लोदी की तरफ से भाग लिया था। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी। शेरशाह व बंगाल के गयासुद्दीन महमूद के मध्य बिहार के सूरजगढ़ में इस युद्ध में शेरशाह ने विजय प्राप्त की। चौसा का युद्ध 1539। बिहार के बक्सर इलाके में चौसा नामक स्थान पर हुए इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन कौन से कथन सही है। पहला कि निम्नलिखित में पहला कि शेरशाह सूरी के समय मारवाड़ का शासक मालदेव था। शेरशाह सूरी के समय मारवाड़ का शासक मालदेव था, तो यह सही है। दूसरा कि 1544 में मालदेव और शेरशाह की सेना के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तो यह भी सत्य है। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता और कोम्पा ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया और वीर गति को प्राप्त हुए थे, यह भी सत्य है। मालदेव को भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी है जो मालदेव को नहीं बल्कि मालदेव के पुत्र राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन को जो भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी और इसके साथ ही मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सही कथन 1, 2 और 3। 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी अशरफ सिक्का था। शेरशाह सूरी के द्वारा जारी अशरफ सिक्का किसका था, तो यह सिक्का था सोने का। शेरशाह ने सोने का अशरफ 167 ग्रेन का, चांदी का रुपया और तांबे का दाम 380 ग्रेन का सिक्का जारी किया। शेरशाह के सिक्कों पर टकसाल का नाम भी मिलता है। वीए स्मिथ का कहना है कि शेरशाह द्वारा 1540 में जारी रुपया ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। एक अशरफ बराबर 9 रुपया, 1 रुपया बराबर 64 दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने शेरशाह को चालाक अफगान बताते हुए उसे सावधान रहने की सलाह दी थी। किसने जो शेरशाह को चालाक अफगान बताते हुए उसे सावधान रहने की सलाह दी थी। बाबर ने। बाबर ने कहा था कि वह अफगान छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वाला नहीं है, उसमें महान होने की संभावना है, उस पर नजर रखना। वह चालाक अफगान है और उसके माथे पर राज लक्षण के चिन्ह दिखाई देते हैं। बाबर ने यह बात हुमायूं को कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि शेरशाह की मृत्यु सासाराम में हुई थी, तो शेरशाह की मृत्यु सासाराम में नहीं बल्कि कालिंजर में हुई थी। शेरशाह का मकबरा कालिंजर में है, तो शेरशाह का मकबरा कालिंजर में नहीं है बल्कि शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में। तो ये दोनों उल्टे दे रखे हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन इसके गलत होंगे, दोनों गलत। द नंबर ऑप्शन। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हुई, जहां उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते वक्त घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। मकबरा उसका सासाराम बिहार में है। कालिंजर के शासक कीरत सिंह चंदेल के विरुद्ध 1545 में उसका यह अंतिम अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता किस शासक का कथन है। शेरशाह सूरी का। 1544 में मालदेव के खिलाफ गिरी सुमेल युद्ध के बाद कहा था। नेक्स्ट युद्ध क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सेना की श्रेणी प्रणाली प्रचलित करते हुए 50, 200, 250, 500 सैनिकों की टुकड़ियां बनाई। इसके पश्चात 5000, 10,000, 20,000 में संगठित किया था इस्लाम शाह ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी। शेरशाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त कहां से की थी, तो शेरशाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। ए नंबर ऑप्शन। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हिसार फिरोजा में होशियारपुर के पास मजवाड़ा में हुआ था। पिता का नाम हसन खां था।
जो बाद में सहसाराम बिहार के इक्ते को संभालने लगे थे। शेरशाह फरीद 1494 में सहसाराम से जौनपुर उच्च अध्ययन व इस्लामी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। फरीद एक उच्च शिक्षित शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार गांव बांग्लादेश, सोनार गांव से पेशावर पाकिस्तान तक सड़क ए आजम ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की कोहना ए मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। दिल्ली के पुराना किला में स्थित भवनों का निर्माण भी शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था शेरशाह ने। शेरशाह सूरी द्वारा लागू की गई भू राजस्व की राई या रई पद्धति को किस मुगल शासक ने अपनाया था? अकबर ने। 2 नंबर ऑप्शन। और इसी के साथ ही यह शेरशाह सूरी या सूर्यवंश का जो चैप्टर था 14 नंबर चैप्टर, यह यहीं पर समाप्त होता है। कल हम 15वां नंबर चैप्टर शुरू करेंगे इस बुक का, जिसमें हम अकबर के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं कल अकबर के शासनकाल की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।